Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today, we study about operational aspects in reactive power and voltage control. This is very interesting topic from a power system operation and control point of view. ठीक है? जो भी आपका हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की जो आप बात करते हो तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो भी सिस्टम है पावर सिस्टम वो इंटरकनेक्टेड है। नंबर्स ऑफ आपके जो भी जनरेटर्स हैं वो आपके इंटर इंटर इंटरकनेक्टेड हैं। ओके, यानी कि अगर आपका कहीं पे लोड इंक्रीज हो जाता है तो मेनली इंटरकनेक्टेड से आपका क्या होता है कि जो भी पावर होता है ओके वो वहाँ पे आपका भेजा जाता है, जिससे आपका मेनली लोड है ओके उसको मेनली डिजायबल पावर है, डिजायबल वोल्टेज या डिजायबल करंट है वो मिल सके, यानी कि पावर कंटिन्यूस में रहे। ठीक है, अब बात आती है कि रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज कंट्रोल के बारे में। ओके, उस पर्टिकुलरली जो भी हम ग्रिड सिस्टम की बात करते हैं ओके, मेन जो भी हम आपका हमारा जो भी इंडिया का मेनली ग्रिड सिस्टम है ओके, तो उसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब पार्टिकुलरली जो भी आपका ग्रिड सिस्टम है वो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन भी होता है, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन भी होता है। अब एक ही कंडीशन में हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली जो भी आपका ट्रांसमिशन लाइन होता है ओके, तो उसमें आपका सीरीज रिएक्टेंस एक्स यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंट किया गया है ओके, एक्स एस ओके, तो उसका आप क्या बोल सकते हो, तो सीरीज रिएक्टेंस आप बोल सकते हो। तो उसकी वजह से आपका क्या होता है, पावर लॉस होता है। ठीक है, अब वो पावर लॉस जो भी है ओके, तो वो किसके प्रोपोर्शनल में है, स्क्वायर ऑफ करंट के। ओके, और वो जो भी करंट है वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आपका पास आउट होता है। ठीक है, जो भी आपका करंट है वो आपका ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आपका पास आउट होता है। ठीक है, और आप नॉर्मली ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हो तो आपका आप सभी लोगों को पता है कि आपका लॉस किसके अंदर होता है, हीटिंग लॉस होता है ना। ओके, तो आप क्या लिखते हो, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, तो वही चीज है। ओके, बट आपका मेनली लॉसेस सीरीज रिएक्टेंस की वजह से होता है, और पर्टिकुलरली आप लिखते हो आई स्क्वायर आर या आई स्क्वायर जेड। ओके, Z is equal to R plus JX, okay, where JX is X means reactance, which is series reactance। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका लॉस होता है। तो मेनली उससे होता क्या है कि जो भी आप सेंडिंग एंड से पावर भेज रहे हो उतना आपका रिसीविंग एंड तक पावर नहीं पहुंच पाता, कुछ ना कुछ लॉस होता है जिससे आपका डिजायरेबल पावर नहीं मिल पाता, डिजायरेबल वोल्टेज एंड करंट्स की जो भी वैल्यू है वो आपको नहीं मिलती। ओके, तो उसके लिए सॉल्यूशन हमने क्या निकाला था कि रिएक्टिव पावर को इंजेक्ट करो सिस्टम के अंदर, जिससे क्या होगा कि आपका मेनली रिएक्टिव पावर अगर आपका जाएगा तो वो एक्टिव पावर के साथ ऐड होके जो भी आपका डिजायरेबल आपको चाहिए वैल्यू ओके वो आपको मिल जाएगा। यानी 10 किलोवाट आप भेज रहे हो, बीच में आपका कुछ 1 किलोवाट लॉस हो गया, तो रिएक्टिव पावर क्या करेगा उस 1 किलोवाट, सॉरी 10 किलोवाट से आपका 1 किलोवाट कम हुआ, यही 9 किलोवाट हुआ, वापस से आपको 10 किलोवाट अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिव पावर का यूज करना पड़ेगा। ओके, और रिएक्टिव पावर क्या करेगा, 1 किलोवाट लेगा, उससे आपका डिजायरेबल आपका पावर क्या हो जाएगा, फुलफिल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, अब हम क्या करते हैं कि रिएक्टिव पावर, पर्टिकुलर रिएक्टिव पावर के हम अंदर जो भी आपका मेन कॉन्सेप्ट है, मेन चीज है वो हम बात करेंगे। रिएक्टिव पावर के अंदर दो चीजें होती हैं। फर्स्ट है कि हम क्या करते हैं कि सीरीज के अंदर इंडक्टेंस लगाते हैं ओके, जिससे आपका रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, और पैरेलल के अंदर हम कैपेसिटर लगाते हैं ओके, उससे आपका रिएक्टिव पावर फुलफिल होता है। ठीक है, सो अब
ये तो हुई नॉर्मल कंडीशन की बात, तब सब कुछ सही रहता है कि रिएक्टिव पावर मिल रहा है। रिएक्टिव पावर अगर आपका मान लो कि कुछ ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो रिएक्टिव पावर उस एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। कम वोल्टेज आ गया तो वो कंज्यूमेबल वोल्टेज है या कंज्यूमेबल मेनली पावर है, वो वापस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वो भेज देगा। ठीक है, बट what about other conditions like lightly loaded condition? Okay, lightly loaded condition में तो क्या हो जाएगा, ओवर वोल्टेज हो जाएगा ना। क्यों ओवर वोल्टेज होगा भाई? क्यों? क्योंकि आपका आप रिएक्टिव पावर के लिए क्या लगा रहे हो, सीरीज इंडक्टेंस लगा रहे हो, पैरेलल कैपेसिटर लगा रहे हो, तो वो तो अपना एनर्जी स्टोर करेगा। तो वो लाइटली लोडेड कंडीशन में क्या करेगा कि वो अपना एनर्जी डिस्चार्ज करेगा ना। ओके, तो उसकी वजह से एक तो पावर फ्लो हो ही रहा है। चलो, 10 किलोवाट से आपका क्या हो रहा है कि 10 किलोवाट आपने जनरेशन कर दिया, वो आपका ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कुछ ना कुछ पावर जा रहा है। ओके, और उस कंडीशन में रिएक्टिव पावर के लिए जो भी आपने इक्विपमेंट लगाए तो वो अपना एनर्जी भी डिस्चार्ज करेगा, तो 10 किलोवाट के ऊपर वोल्टेज चला जाएगा ना, सॉरी ऊपर पावर चला जाएगा ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम। अब ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम हुआ, वो काफ़ी सीवियर है, होता है। ओके, उसकी वजह से आपका हीटिंग लॉस हो सकता है, उसकी वजह से जो भी आपका इक्विपमेंट है वो आपका डैमेज हो सकता है। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, अदर थिंग दैट कि आप नॉर्मली एसी सिस्टम के लिए तीन चीज़ें कंसिडर करते हो ना, सॉरी एक तीन चीज़ें यानी वोल्टेज, करंट यानी कि आपका पावर एंड फ्रीक्वेंसी। जो भी आपका पावर सिस्टम होता है ना, तो उसमें आपका फ्रीक्वेंसी काफ़ी सारी कंडीशंस के अंदर कांस्टेंट रखी जाती है, बट आपका वोल्टेज वैरी होता है। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट आपका 50 हर्ट्स आपका कांस्टेंट रखा जाता है, लेकिन उस कंडीशन में जो भी आपका वोल्टेज होता है ना, वो वैरी होता है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपका वोल्टेज क्यों वैरी होने का मेन रीजन है कि रिएक्टिव पावर का अप एंड डाउन होना। ओके, रिएक्टिव पावर इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से आपका क्या होता है कि वोल्टेज के ऊपर आपका मेनली डायरेक्टली अफेक्ट होता है। ओके, तो उसकी वजह से आपका वोल्टेज वेरी होता रहता है, जो अनडिजायरेबल है हमारे लिए। अब बात आती है कि जो भी आप उससे आपका मेनली रिएक्टिव पावर का अप एंड डाउन होने की वजह से सिस्टम का मिसमैच होता है। ओके, तो यहाँ पे हम ये टॉपिक समझेंगे कि सिस्टम एम वी ए आर मिसमैच। ओके, एम वी आर क्या है, मेगावाट वी ए आर। ओके, ये किसका यूनिट है, रिएक्टिव पावर का। ओके, फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज के लिए। ओके, तो उसमें दो चीजें आती है, रिएक्टिव पावर सरप्लस एंड रिएक्टिव पावर डिफिशिएंट। ओके, आप बोलते हो ना डिफिशिएंसी आएगी, डिफिशिएंसी आ गई। ओके, कम हो गया वैल्यू। ओके, और सरप्लस का मीनिंग ज्यादा हो गया। ओके, रिएक्टिव पावर ज्यादा या कम होने की वजह से आपका क्या होता है, सिस्टम में जो भी आपका रिएक्टिव पावर है उसका मिसमैच होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं कि रिएक्टिव पावर सरप्लस। ओके, ये किसकी वजह से होता है कि ओवर वोल्टेज होने की वजह से। ओवर वोल्टेज के बारे में जस्ट हमने अभी डिस्कशन किया। ओके, तो चलो ओवर वोल्टेज हो गया। ओवर वोल्टेज हो गया तो उसकी वजह से होगा क्या? ओके, रिएक्टिव पावर ज्यादा हो गया इसलिए ओवर वोल्टेज हो गया। उसकी वजह से आपका क्या होता है कि सिस्टम नॉर्मल कंडीशन से इनस्टेबल कंडीशन में चला जाता है। ओके, जो भी आपका सिस्टम है वो आपका इनस्टेबल कंडीशन में आपका चला जाएगा, यानी कि उसको आप इंस्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम आप बोल सकते हो। ओके, तो ये कंडीशन आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, काफी सारे जो भी मेजरमेंट है ना, ओके, वो आपको लेने पड़ेंगे। ओके, कहाँ पे आपका इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा सीवियर हो रहा है। ओके, तो उसके लिए जो भी आपको मेजर्स लेने पड़ते हैं, मेजरमेंट लेने पड़ते हैं, उसको क्या बोला जाता है, फास्ट काउंटर मेजरमेंट। ओके, फास्ट काउंटर मेजर में आपका क्या होता है कि रियल टाइम बेसिस पे आपका मेनली वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी सभी का आपका क्या होता है कि उसका मेजरमेंट लिया जाता है। ओके, और आपको पता चलता है कि कहाँ पे, कौन सी जगह पे, कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में, कौन से पावर ग्रिड के अंदर कहाँ पे किस जगह काफी सारा ये कुछ ओवर वोल्टेज की कंडीशन आ रही है। ओके, और उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट हो रही है, जो भी आपका मेनली सेवियर कंडीशन हो रही है ना। ओके, सेवियर, ओके, काफी ज्यादा हजार्डस कंडीशन, वो आपको पता चलता है। देन व्हाट इज सॉल्यूशन?
व्हाट इज सॉल्यूशन फॉर रिएक्टिव पावर सरप्लस? ओके, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है कि शंट इंडक्टर लगाना पड़ता है। ओके, क्या लगाना पड़ता है? शंट पैरेलल में आपको इंडक्टेंस लगाना पड़ता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी आपका ओवर वोल्टेज हुआ, ओवर वोल्टेज होने का मीनिंग क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो शंट इंडक्टर क्या करेगा कि वो जो ज्यादा वोल्टेज आपका आया उसको क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा। कहाँ तक कंज्यूम करेगा कि उतने वैल्यू तक या उतने पॉइंट तक कंज्यूम करेगा जब तक आपका मीटर सिस्टम स्टेबल नहीं हो जाता। ठीक है, सो उसकी वजह से क्या है कि आप इफेक्टिवली रिएक्टिव पावर को हैंडल आउट कर सकते हो। किस कंडीशन में? रिएक्टिव पावर सरप्लस की कंडीशन में। सो आपको मेनली ये चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? शंट इंडक्टर। ठीक है, दिस इज द मेन सॉल्यूशन फॉर रिएक्टिव पावर सरप्लस। सेकंड चीज है कि रिएक्टिव पावर डिफिशिएंट। ओके, रिएक्टिव पावर डिफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है कि रिएक्टिव पावर कम हो गया। ओके, तो उसके लिए आपको काउंटर मेजर्स जो भी लेने होते हैं फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, तो वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीजेस। क्या बोला गया है? जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीजेस, यानी आपका ई क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। कैसा क्यों होगा? ओके, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या हुआ? रिएक्टिव पावर का डिफिशिएंट हुआ, नहीं रिएक्टिव पावर कम हो गया। चलो एज्यूम करो आप क्या कर रहे हो, 10 किलोवाट आपका पावर है, वो किसी कंपनी को चाहिए। ओके, तो उसने किसको डिमांड किया? जनरेटिंग स्टेशन को डिमांड किया कि हमें इस जगह ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कुछ इतना 10 किलोवाट पावर चाहिए। तो जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन है वहां से आपका क्या हुआ कि वहां से 10 किलोवाट भेजा गया। अब 10 किलोवाट तो भेज दिया, लेकिन बीच में लॉस होगा ना। ओके, रिएक्टिव पावर तो पहले से कम है और रिएक्टिव पावर नहीं दे सकता। तो क्या हुआ, 10 किलोवाट की जगह आपका वहां पे कितना पहुंचा? सिर्फ 2 किलोवाट कम होके 8 किलोवाट हुआ। ओके, अब 8 किलोवाट तो हो गया, बट प्रॉब्लम क्या आई? डिजायरेबल वोल्टेज तो मिला नहीं, डिजायरेबल पावर तो मिला नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? जनरेटिंग जो भी स्टेशन है वहाँ पे फीडबैक सिस्टम पूरा का पूरा क्लोज लूप सिस्टम ही बना होता है एक्चुअली। तो उसकी वजह से 2 किलोवाट ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट रखेंगे। ओके, तो उसकी वजह से वो क्या होगा कि जनरेटिंग टर्मिनल जो भी पहले से प्री डिसाइडेड है वो 10 किलोवाट के लिए डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन 2 किलोवाट इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो भी आपका मेनली जनरेटर साइड का टर्मिनल वोल्टेज है वो आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट अगेन इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको 10 किलोवाट को फुलफिल करना है, लेकिन वहां पे आप भेज पा रहे हो सिर्फ 8 किलोवाट। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन साइड जो भी आपका पावर मिल रहा है वो सिर्फ 8 किलोवाट मिल रहा है। ओके, सो इसकी वजह से आपका जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज जो भी होता है वो इंक्रीज होता है। सेकेंड चीज है कि जनरेटर ट्रांसफर टेप चेंजिंग। ओके, अब काफी सारी जगह, ऑलमोस्ट सभी जगह क्या होता है कि वहीं का वहीं एग्जांपल ले लो। ओके, उसके अंदर अगर आपको क्या करना है कि आपने क्या किया, जनरेटिंग स्टेशन लिया, जनरेटर के साइड कोई ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। ओके, तो वहां पे अगर आप क्या करते हो कि कोई टैपिंग के ऊपर आप सेटिंग कर रहे हो। ओके, अब सेटिंग तो आपने कर दिया। ओके, लेकिन उसके बाद भी आपको 2 किलोवाट वहां पे कम मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप करता है ना। ओके, तो उसके लिए आपको टैपिंग चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा? फुलफिल आपका जो भी आपको डिजायरेबल वोल्टेज या डिजायरेबल पावर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट है रिएक्टिव पावर बूस्टिंग, यानी कि रिएक्टिव पावर को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे इंक्रीज करना पड़ेगा? और रिएक्टिव पावर जो भी इक्विपमेंट है उसको आपको लगाना पड़ेगा। शंट में आपको इंडक्टर्स लगाने पड़ेंगे, पैरेलल में आपको कैपेसिटर्स लगाने पड़ेंगे। वो सारे जो भी रिएक्टिव पावर के जो भी इक्विपमेंट्स है वो आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे फॉर बूस्टिंग द रिएक्टिव पावर। उसके बाद का पॉइंट है कि क्विक एक्टिंग लोड ट्रांसफर टैप चेंजिंग।
कि आपको जो भी लोड साइड देखो, ये जो भी है ना, ओके, वो जनरेटर साइड का आपका ट्रांसफॉर्मर की बात हम कर रहे हैं, और यहाँ पे बात कर रहे हैं लोड साइड के साइड आपका जो भी ट्रांसफॉर्मर है वो। ओके, तो उसके अंदर आपका क्या होता है कि आपके लोड साइड की जो भी ट्रांसफर है ना, ओके, उस साइड जो भी आपको स्टेप अप कर रहे हो ना, ओके, तो उसमें आपका जल्दी से जल्दी आपको टेप चेंजिंग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखो, कंपनीज के अंदर काफी ज्यादा टाइम का वैल्यू होता है। ओके, अगर टाइम आपका क्या हुआ, मेनली 10 मिनट भी लेट हुआ ना, तो काफी ज्यादा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है कंपनी को। ओके, तो उसकी वजह से आपका क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर का टैप चेंजिंग लोड साइड होता है ना, तो उसको जल्दी से जल्दी, क्विकली से क्विकली वो चेंज करना पड़ता है। ओके, आफ्टर देन है कि लोड स्ट्रेडिंग। लोड स्टेडिंग के अंदर आपका लोड को डिवाइड करना पड़ता है। ओके, उसकी वजह से आपका क्या होता है कि रिएक्टिव पावर का डिफिशियंसी क्या हो जाएगा, अगेन वो स्टेबल हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद है कि वल्नरेबल सिस्टम डिस्टर्बेंस। ओके, अब हमने जस्ट अभी पढ़ा कि रिएक्टिव पावर का मिसमैच हो, रिएक्टिव पावर का मिसमैच हुआ तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, या इनडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका सिस्टम लॉस्ट हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो वो किसकी वजह से हो सकता है? मेनली आपका रिएक्टिव पावर के मिसमैच की वजह से। ओके, अब ये सारी चीजों का इनिशिएट, स्टार्टिंग कहाँ से होता है? इनिशिएट कहाँ से होता है? आपका स्मॉल डिस्टर्बेंस से, छोटा सा डिस्टर्बेंस, यानी कुछ थोड़ा सा आपका वोल्टेज इंक्रीज हो गया या थोड़ा सा वोल्टेज डिक्रीज हो गया, वो आपका स्टार्टिंग होता है। उसके लिए आपका जो भी आप प्रिकॉशन नहीं लेते, ओके, कोई आपका काउंटर एक्शन उसके लिए नहीं लेते, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो भी मेनली आपका सिस्टम लॉस्ट होने की स्टार्टिंग है ना, ओके, वो धीरे 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 क्या होती जाती है, आपकी इंक्रीज होती जाती है। जो हम स्मॉल डिस्टर्बेंस की बात करें, वो पर्टिकुलरली हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ओके, इनडायरेक्टली आपका ये एरो मैंने इसीलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि आपका जो भी स्मॉल डिस्टर्बेंस है, आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के अंदर आया, उसकी वजह से आपका क्या हुआ, रिएक्टिव पावर का मिसमैच हुआ। ओके, और उसके बाद आपका क्या होता है कि मेनली सिस्टम जो भी होता है वो आपका लॉस्ट हो जाता है। ओके, अब पर्टिकुलरली रिएक्टिव पावर का मिसमैच हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो भी आपके पावर सिस्टम के स्मॉल स्मॉल सेक्शन है ना, ओके, वो धीरे 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 करके ट्रिप होते चले जाएंगे। ओके, ऐसा क्यों होता है? देखो, स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर आप लोगों ने स्विच गियर और पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, पीएसपी एंड स्विच गियर के अंदर आप लोगों ने रिले के बारे में पढ़ा होगा, सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ा होगा। तो आप सभी लोगों को याद होगा कि सर्किट ब्रेकर आपका ओपन हो जाता है फॉल्टी कंडीशन के अंदर। ओके, उसके अंदर आपका ओवर वोल्टेज भी आ गया, अंडर वोल्टेज भी आपका आ गया, ओवर करंट भी आपका आ गया। ओके, और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, तो रिएक्टिव पावर का जब मिसमैच होता है ना, ओके, तो उस टाइम की कंडीशन में भी आपकी क्या होता है, एक कि रिएक्टिव पावर आपका ब्रेक होता है। ब्रेक इन द सेंस आपका अप एंड डाउन भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, ऐसा बोल सकते हो। तो उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, ओपन हो जाएगा। अब जैसे जैसे सर्किट ब्रेकर स्मॉल 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 सेक्शन के अंदर आपका क्या होता है, ओपन होता जाता है ना, तो लोडिंग इंक्रीज होता है अदर जनरेटर पे। ओके, और जैसे ही आपके अदर जनरेटर पे लोडिंग इंक्रीज होता है ना, ओके, तो वैसे वैसे वो जनरेटर भी बंद होते जाते हैं। आपका पूरा का पूरा ग्रिड सिस्टम है वो कंसिडर करके चलना है अभी की कंडीशन। ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी आपका ग्रिड सिस्टम में जनरेटर्स हैं वो आपके ट्रिप होते चले जाएंगे, और अदर जनरेटर्स पे आपका क्या होता जाएगा, लोड इंक्रीज होते जाएंगे, और एक कंडीशन ऐसे आएगी कि कैस्केड ट्रिपिंग हो जाएगा। ओके, आप सभी लोगों को कैस्केड ट्रिपिंग के बारे में पता होगा। ओके, वो काफी सेवियर कंडीशन होती है। ओके, तो उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा सिस्टम है वो आपका क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज मलेबल सिस्टम ऑफ डिस्टर्बेंस। ओके, तो ये था, सॉरी,
तो आज हमने ये दो टॉपिक पढ़े, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स इन रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज कंट्रोल एंड वल्नरेबल सिस्टम डिस्टर्बेंस। जितना आपका एक्टिव पावर का इम्पोर्टेंस है ना, ओके, उतना ही आपका रिएक्टिव पावर का भी इम्पोर्टेंस है। ओके, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग पीएचडीज भी करते हैं कि हाउ टू इफेक्टिवली कंट्रोल द रिएक्टिव पावर। ओके, हाउ टू यूज द फैक्ट डिवाइसेस। ओके, फैक्ट डिवाइसेस यानी फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन लाइन डिवाइसेस। ओके, उसके अंदर काफ़ी सारे डिवाइसेस होते हैं, उसको वो डिज़ाइन करते हैं। ओके, जो भी मेन रिसर्चर होते हैं वो। ओके, तो मेनली रिएक्टिव पावर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आपका डाउट लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।